जय हिंद। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 10 वृत्त सर्किल। तो सबसे पहले हम समझते हैं वृत्त कहते किसको है या सर्किल कहते किसको है। तो बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि यह एक ही तल पर होना चाहिए। जैसे यह एक स्थिर बिंदु है और इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु ये जो दिखाई दे रहे हैं ये एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? तो वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। इस बिंदु को हम कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र यानी कि सेंटर। और इस बिंदु से हम इस वृत्त के किसी भी एक बिंदु तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में रेडियस बोलेंगे। इस आकृति में दर्शाए गए केंद्र O तथा त्रिज्या R वाले वृत्त को हम COR से निरूपित करते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ, इसका केंद्र O हो गया और त्रिज्या R हो गया। पहले हम सेंटर को लिखेंगे फिर त्रिज्या को लिखेंगे। फिर आगे समझते हैं वृत्त और उससे संबंधित पद को। त्रिज्या यानी कि रेडियस। किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। किसी वृत्त के केंद्र और उसके परिधि जो दिखाई दे रहा है, किनारे किनारे जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है, इस बाउंड्री तक के दूरी को हम क्या बोलेंगे? तो त्रिज्या बोलेंगे, जिसे हम R से सूचित कर रहे थे। ठीक है। संलग्न आकृति में रेखाखंड AO यानी कि AO तथा BO या OB दोनों ही वृत्त COR की त्रिज्या है। यानी कि इस वृत्त की ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। और भी त्रिज्या इसमें हो सकती हैं। फिर अगला है परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। वृत्त के परिमाप की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये वृत्त की जो लंबाई है यानी कि वृत्त ये जो आप दिखाई दे रहा है ये वाला, इस वृत्त को हम कहीं से अगर मान लीजिए यहाँ से हम तोड़ देते हैं, उसको सीधा करते हैं तो एक सीधी लाइन बनेगी। यानी कि उसमें लंबाई दिखेगा आपको, और उसी लंबाई को क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। यानी कि ये किनारे किनारे वाला जो बाउंड्री है यही क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें r तो त्रिज्या हो गया, पाई जो है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है। परिधि और व्यास का क्या होता है? अनुपात होता है, जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। ये ऐसे और भी आगे बढ़ते जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 या 3.141 डॉट डॉट आगे ये बढ़ते जाएगा। जीवा। जीवा क्या है? तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी जीवा कहते हैं। अगर ये वृत्त है तो इस वृत्त पर कहीं भी दो बिंदु, अगर मानते हैं हम कि यहाँ और यहाँ दो बिंदु लेते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो भी रेखाखंड होगा उससे हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। ये जीवा जो है केंद्र से होकर जब गुजरता है तो इसे हम व्यास बोलते हैं। जब जीवा केंद्र से होकर गुजरेगा तो उसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, यानी कि केंद्र से होकर जो गुजरती है वही होती है। अब यहाँ पे लिखा है AB यानी कि A और B। POQ वृत्त की जीवाएं हैं, यानी कि AB और POQ ये दोनों क्या है? जीवाएं हैं। अभी हमने ये जो बनाया ये भी क्या है? जीवा है। अगला हम समझते हैं व्यास के बारे में, डायमीटर के बारे में। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ऊपर जीवा वाले वृत्त की आकृति में AOB एक व्यास है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था AOB, ये तो जीवा है, लेकिन इसी को अगर हम खिसका के यहाँ लेके आ जाए तो AOB हो जाएगा, यानी कि केंद्र से होकर गुजरेगा, जो कि क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। जैसे यहाँ पे POQ क्या है? तो एक व्यास है। चलिए तो यहाँ पे हम POQ लिख देंगे। POQ क्या कि पिछली आकृति में हमने इसका नाम क्या लिखा रखा है? POQ रखा है। इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है? तो ध्यान देने वाली बात यह है पहला कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है? तो व्यास होती है। व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना होता है? दुगुना होता है। एक वृत्त में असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं। किसी भी वृत्त में असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं। छेदक रेखा है। अब छेदक रेखा क्या है इसको समझते हैं। छेदक रेखा के बारे में स्कैंट इंग्लिश में बोलते हैं। वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे यह एक अगर वृत्त है तो इस वृत्त में ये कोई रेखा है जो इस वृत्त पर दो बिंदुओं पर कट रही है। जैसे इस बिंदु का नाम A और ये B, यानी कि CD रेखा इस वृत्त को बिंदु A और B पर काट रही है। अतः CD रेखा क्या है? तो एक छेदक रेखा है। ठीक है। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। संलग्न आकृति में हम देख रहे हैं कि PQ इस वृत्त को बिंदु O पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है या टच कर रही है। ठीक है। अतः PQ क्या है? इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। अगला है संकेंद्रीय वृत्त, सेंट्रिक सर्कल।
कंसेंट्रिक सर्कल। एक ही केंद्र बिंदु से भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, यानी कि एक ही केंद्र बिंदु क्या हो, एक ही हो। जैसे इस वृत्त में एक केंद्र है और इस जीवा पर है त्रिज्या पर, इस त्रिज्या पर एक वृत्त बना हुआ है, फिर ये बड़ा वाला त्रिज्या पर भी एक वृत्त बना हुआ है। तो केंद्र बिंदु एक ही है, लेकिन अलग अलग त्रिज्या पर बनने वाला जो वृत्त है ये नए, यानी कि दो नए वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, और इन्हीं वृत्तों को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर। तो अब हम समझते हैं चाप के बारे में कि चाप क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का कोई भी सतत भाग चाप कहलाता है। जैसे ये वृत्त है, तो इस वृत्त का कोई भी सतत भाग, जैसे एक भाग ये दिख रहा है डार्क वाला और एक भाग ये दिख रहा है, तो हम इसी भाग को बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। ये वृत्त पर कहीं भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहीं पे रहेंगे। जैसे इस वृत्त में हम इस चाप का नाम देंगे ACB और इस चाप का नाम देंगे BDA। ये छोटे वाले जो चाप दिख रहा है इसका नाम क्या देंगे? ACB, और बड़ा वाला जो चाप दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? BDA बोलेंगे। इससे स्पष्ट ये भी होता है कि ये जो वृत्त है ये दो भागों में विभाजित है, एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला जो भाग दिख रहा है ये। इन दोनों को हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए हम ACB के ऊपर रेखा देंगे थोड़ा सा कर्व करके, और BDA के भी, यानी कि ACB और BDA, या केवल हम AB लिख सकते हैं इस चाप के लिए, और इस चाप के लिए BA लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम निरूपित कर सकते हैं चाप को। फिर आगे देखते हैं चाप का डिग्री माप। तो चाप का डिग्री माप क्या है? तो माना कि चाप AB एक चाप है, यदि कोण AOB थीटा है, यानी कोण AOB क्या है? थीटा है, तो AB चाप का डिग्री माप थीटा डिग्री होगा, यानी कि AB चाप का डिग्री माप क्या होगा? थीटा होगा। थीटा का मतलब ये नहीं कि कुछ अलग सा कोई मान है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक माप है। इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, या कुछ भी हो सकता है। तब हम लिखते हैं MAB बराबर थीटा डिग्री, अतः MAB बराबर थीटा डिग्री, यानी कि इसका माप कितना आएगा? थीटा डिग्री आएगा। अतः MAB बराबर थीटा डिग्री, या कोण AOB बराबर क्या आएगा? थीटा डिग्री। MAB कहिए या कोण AOB कहिए, कितना आएगा? तो थीटा डिग्री आएगा। अच्छा, एक बार बताइए, ये अगर थीटा डिग्री है तो ये बड़ा वाला ये बाहर का जो भाग दिख रहा है ये कितना होगा? आपको पता है कि किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है, आंतरिक केंद्र होता है, उस पर 360 डिग्री कोण बनता है, और 360 डिग्री में से ये थीटा हो गया, तो 360 डिग्री में से अगर ये थीटा वाला निकाल लेंगे तो यही ना बचेगा। तो यानी कि यदि M चाप AB का थीटा डिग्री है, तब MBA यानी कि ये वाला चाप का BA चाप का अगर मान निकाला जाए कितना कोण होगा, तो 360 माइनस थीटा डिग्री, यानी कि पूरा का 360 है, उसमें से ये वाला काट के निकाल देंगे कोण, तो हमारा यही कोण बचेगा जिसे हमने यहाँ पर नोट किया है। एक वृत्त का डिग्री माप 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। डिग्री माप को अंश में भी मापा जाता है, यानी कि हम इसको अंश में भी, डिग्री न बोल के अंश में भी बोल सकते हैं। अगला है सर्वांक्षण चाप। सर्वांक्षण चाप क्या होता है? तो एक वृत्त के दो चाप AB तथा CD सर्वांक्षम होंगे यदि उनके डिग्री माप क्या हो? बराबर हो। यानी कि अगर कोई भी वृत्त है उसमें दो गो आपस में क्या बोलते हैं? चाप। एक चाप ये वाला और एक चाप ये वाला का, और केंद्र पर बना हुआ कोण अगर बराबर है तो ये दोनों का दोनों क्या होगा? आपस में सर्वांक्षम। जैसे ये एक वृत्त है, इसमें ये जो चाप दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, CD चाप और AB चाप, तो ये दोनों का अगर कोण का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों चाप को हम सर्वांक्षम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम अर्धवृत्त को। अर्धवृत्त क्या है? तो किसी भी वृत्त में जो व्यास होता है वो व्यास उस वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है, बस यही है। यानी कि यह एक वृत्त है, इसमें AB क्या है? व्यास है, तो इस AB द्वारा, यानी कि व्यास AB द्वारा इस पूरे वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इसे ही हम अर्धवृत्त कहेंगे, यानी कि एक अर्धवृत्त ये हुआ और दूसरा अर्धवृत्त ये हुआ। BCA तथा ADB दो अर्धवृत्त है, यानी कि BCA ये वाला और ADB ये वाला, दोनों के दोनों अर्धवृत्त है। एक अर्धवृत्त का डिग्री माप कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे पूरा का पूरा बनता था 360, तो आधा तो इधर चला गया, आधा इधर आ गया, तो यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री। रैखिक युग्म से भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना डिग्री? तो 180 डिग्री होगा। यदि चाप की लंबाई अर्धवृत्त से अधिक हो, यदि चाप की लंबाई जो है, ये जो चाप है, ये इस चाप की लंबाई यदि अर्धवृत्त से अधिक हो तो उसे कहते हैं दीर्घवृत्त, दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। तथा अधिक कम हो तो उसे बोलेंगे लघु चाप। यदि चाप की लंबाई, मान लेते हैं कि कोई एक वृत्त है,
कोई एक वृत्त है, जैसे हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। इस पर कोई एक चाप खींचते हैं, ये एक चाप है, ठीक है। तो जिस चाप की लंबाई क्या हो, कम हो, जैसे ये लंबाई का ये कम है, इसको बोलेंगे लघु चाप। और जिसका अधिक हो लंबाई, जिस चाप की लंबाई अधिक हो, उसको बोलेंगे दीर्घ चाप। तो ये रहा दीर्घ चाप और ये हुआ लघु चाप। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, यदि चाप की लंबाई अर्धवृत्त से, यानी कि ये अर्धवृत्त है, इससे यदि अधिक हो तो उसे दीर्घ चाप कहते हैं, तथा कम हो तो उसे लघु चाप कहते हैं। वृत्त खंड क्या है, अब इसे समझते हैं वृत्त खंड को। तो वृत्त के एक चाप और जीवा से घिरा वृत्तीय क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। यानी कि यहाँ पे ये जो आकृति दिख रहा है, वो रहा है कि वृत्त के एक चाप, ये वाला आपका चाप है, आर्क है, या फिर ये भी तो एक आर्क ही है। चलिए, तो एक चाप और जीवा से घिरा वृत्तीय क्षेत्र, और जीवा से घिरा, ये जीवा है, इसी से घिरा हुआ ये एक आकृति दिख रहा है। तो ये आकृति इस जीवा के द्वारा क्या है, घिरा हुआ है, पूरा बंद है। तो इसी को हम बोलेंगे क्या चीज, वृत्तीय खंड। या फिर ये वाला चाप दिख रहा है और ये जीवा दिख रहा है, इसके बीच में ये बंद आकृति दिख रहा है, इसी को बोलेंगे वृत्त खंड। रहा बात ये कि अगर छोटा आकृति है तो हम उससे बोलेंगे लघु वृत्त खंड, और बड़ा आकृति है तो उसे बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। चलिए, वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है। अब त्रिज्य खंड क्या है भैया, तो त्रिज्य खंड जो होता है, किसी भी वृत्त के जो चाप होता है उसके दो बिंदु, जैसे इस चाप के लिए दो बिंदु यही है, इस चाप के लिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक चाप है और इसका दो बिंदु, एक ये है, एक ये है। तो इन दो बिंदुओं को केंद्र से जब मिलाते हैं तो इसके बीच जो आकृति बनता है वो वही क्या है, त्रिज्य खंड है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वृत्त के एक चाप तथा उसके सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं से घिरी आकृति त्रिज्य खंड कहलाती है। यानी कि यह एक चाप है और इस चाप में ये त्रिज्या और ये त्रिज्या केंद्र से मिल रही है, तो ये त्रिज्या ही है। तो इन त्रिज्या से घिरी हुई बंद आकृति जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा त्रिज्या खंड है। क्या है, तो यह एक त्रिज्या खंड है। यहाँ लिखे हैं ओ बी ए, ओ ए बी ओ होगा, यहाँ पे आप ओ कर लेंगे, ओ ए बी ओ, यह एक क्या है, तो त्रिज्य खंड है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। तो किसी भी वृत्त को अगर बराबर बराबर भागों, 4 भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग ही चतुर्थांश कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाइए, इस वृत्त में व्यास क्या करता है, उसको आधा भागों में बांटता है, उसी के सापेक्ष एक और व्यास बनाते हैं जो कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण भी बना दे। कितना डिग्री कोण, तो 90 डिग्री का कोण भी बना दे अगर, तो अब इस वृत्त को 4 बराबर भागों में हम बांट चुके हैं और इसी भाग को बोलते हैं चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। इसमें किसी भी एक को हम चतुर्थांश ही बोलेंगे। जैसे हमने इसका नाम लिखा है ओ बी सी ओ, यह एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, ठीक है। यानी किसी भी वृत्त का एक चौथाई भाग चतुर्थांश कहलाता है। सर्वांगसम वृत्त क्या होता है, तो दो गो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि दोनों के त्रिज्याएं क्या हो, बराबर हो। अगर दो गो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, यदि उसका जो त्रिज्या है वो आपस में क्या हो, बराबर। जैसे मान लेते हैं हम कि यह एक वृत्त है, एक वृत्त ये भी है, यदि दोनों की त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या अगर मान लेते हैं x सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या अगर x सेंटीमीटर ही है, तो ये दोनों के दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम होंगे। तो दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं जो है आपस में क्या हो, समान हो। या फिर कोई वृत्त, दो वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या r है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या s है, ठीक है। यदि इसका r और इसका s आपस में क्या हो, बराबर हो, या फिर ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों वृत्त आपस में क्या है, तो सर्वांगसम है, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, तो किसी भी वृत्त के अंदर बने हुए ऐसे त्रिभुज बोले चतुर्भुज जिनके शीर्ष परिधि पर स्थित हो। किस पर स्थित हो, परिधि पर स्थित हो, उसे ही बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। यानी कि वृत्त के अंदर बने ऐसे चतुर्भुज जिसके शीर्ष जो है वो परिधि पर स्थित हो। देखिए परिधि पर स्थित है ना, तो इसको हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अब यहां से हम लोग का शुरू हो रहा है प्रमेय। क्या शुरू होगा, प्रमेय शुरू होगा। यानी कि आपके 10वें चैप्टर में जो प्रमेय दिया हुआ है वो यहाँ शुरू होगा। हम इसको अभी सिद्ध नहीं करेंगे, इसको प्रश्नावली में सिद्ध करेंगे। यहाँ केवल समझते जाएंगे कि प्रमेय क्या कहना चाहता है और क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 2 प्रमेय देखेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग प्रमेय को। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है, तो 10.1 कहता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि मान लीजिए कोई वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी 2 जीवाएं हैं। यदि इन दोनों की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी कि ए बी और सी डी आपस में बराबर होगा, तो यहाँ से ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है केंद्र पर, यानी कि सी डी रेखा का
यहाँ पे कोण और ए बी रेखा का यहाँ पे कोण, और दोनों कोण का माप आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा भी गया है, यदि ए बी और सी डी बराबर हो, ए बी जीवा और सी डी जीवा आपस में बराबर हो, तो इनके द्वारा बना कोण यानी कि ए ओ बी बराबर हो जाएगा डी ओ सी के या सी ओ डी के, बराबर हो जाएगा सी ओ डी के। ठीक है, यानी कि अगर जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर बना हुआ उसके द्वारा कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी का उल्टा है प्रमेय 10.2। ये क्या कहता है कि यदि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण अगर आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो दोनों जीवा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण ए ओ बी और डी ओ सी बराबर है, तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये प्रमेय 10.2 कहता है। बाकी नेक्स्ट प्रमेय 10.3 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।